देख रहे हैं आप। आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको आने वाले एग्ज़ाम्स जो एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, क्लैट का या सीजीएल का, सीएचएसएल का, आरआरबी का, किसी भी तरह के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेट पर एक बार ज़रूर बना के देखिएगा कि आप कितना बना पाते हैं, और उससे आपके तैयारी का एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए, आप देख रहे हैं एंडीवर फॉर यू, और आज दूसरा प्रैक्टिस सेट ले चलते हैं। हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे पहले देखते हैं, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो इसमें देखिए, सबसे आसान तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप एलिमिनेट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। तो ये हो गया मैदानी भाग 43%। उससे कम आता है हमारा पठारी प्रदेश, जिसको प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। प्लेट्यू रीजन 27% से थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद आता है स्थिति पहाड़ियों का हिल एरिया। हिल एरिया 18.6% है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.7%। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा, जो पासेस है इंडिया में, बहुत सारा पासेस का नाम सुने होंगे, है ना, जो 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 जिला है, लिपू लेक है, इस तरह से बहुत सारा है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पास, कौन सा जो दर्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो पहला है होगन, बी है जोजिला, सी है मिसला, और डी है चौकान। तो आप सोचिए, 1-2 सेकंड के अंदर बताइए कौन सा सही आंसर होगा। अगर नहीं सोचते हैं तो चलिए, आपका सही आंसर ये रहा, भारत और म्यांमार के बीच में चौकान दर्रा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आपको पता ही होगा कि जो जिला जो है हम लोग के देश में के किस भाग में है ना। फिर आगे हम देखते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं, तीसरा, किस गैस की मदद से भूकंप के आने की चेतावनी मिल जाती है। जो सिस्मोग्राफ, जो भूकंप मापने के लिए जो यंत्र लगाया जाता है देश में, कि अर्ली वार्निंग देने के लिए कि भूकंप आने वाला है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन ए सल्फर, बी मीथेन, सी रेडॉन, और डी जेनॉन। तो भूकंप आने की चेतावनी किस गैस की मदद से मिलती है। तो इसका सही आंसर है रेडॉन। रेडॉन एक्चुअली में प्रकृति में पाया जाने वाला एक रेडियो एक्टिव गैस है। रेडियो एक्टिव गैस है जिसमें ये स्वादहीन है और ऑर्डरलेस है और अदृश्य भी है। तो इसका सही आंसर आप देख ही लिए, रेडॉन होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। जब ज्वालामुखी से उद्गार निकलता है, लावा निकलता है, तो सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। सबसे पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S बोलते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और डी है वाटर वेपर। तो इसका सही आंसर है वाटर वेपर। आप ऐसे समझिए कि 60 से लेके 60 टू 70% वाटर वेपर निकलता है। जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर के रूप में ये जो गैस मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी की थी। तो आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद का जो मुकदमा है, सबसे पहले ये जानते हैं कि आज़ाद हिंद का मुकदमा किस पे चला था। तो जो INA बनाए थे सुभाष चंद्र बोस, उनके अफसरों पे ये मुकदमा चला था। और ये मुकदमा कहाँ चला था, लाल किले में ही मुकदमा चला था। इसमें 3 अफसर थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं एग्जाम्स में, इनमें पूछा जाता है कि किन किन 3 सेना के अधिकारियों पर केस चला था आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। तो इसमें हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इसमें पैरवी कौन किया था। तो एक नाम है तेज बहादुर सप्रू, बी है भूला भाई देसाई, सी है KN काटजू, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, KN काटजू और जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी हमारे भी इस केस का पैरवी किए थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 3 फेमस जो यहाँ ऑप्शन में है, और एक जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से केस में पैरवी किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने किस आंदोलन में भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर में पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में 8 अगस्त से शुरू किया गया था, इसका प्रस्ताव मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास हुआ था, और 8 अगस्त 2020 को अभी इसका 78वां एनिवर्सरी मनाया गया है ना। इसका 78वां वो एनिवर्सरी मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था कि इसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और पुणे के आगा खां जेल में गांधी जी को बंद रखा गया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन जीरो आवर तो अपनी जगह है, आप जानते ही होंगे सविनय भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा। तो इसमें गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, इनमें से कौन सा दल साइमन गो बैक, जानते ही होंगे साइमन गो बैक का नारा में लाठीचार्ज में हमारे लाल बाल के लाला लाजपत राय का निधन हो गया था, मौत हो गया था उसके पिटाई से। तो एक दल ऐसा भी था जो इसका बहिष्कार नहीं किया था। देश की आज़ादी की लड़ाई में ये लोग साइमन के खिलाफ नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस पार्टी, दूसरा है यूनियनिस्ट पार्टी, सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ये दोनों साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो अगर आप विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किए होंगे और जो उसके अंतराल में जो प्रशासनिक शब्द, आर्थिक प्रशासनिक शब्द जो संबंधित था उसका अगर अध्ययन होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। ए ऑप्शन है कुट्टगी, बी है बड़वा, सी है बेसबग और डी है कर्णिक। तो इसका सही आंसर होगा बेसबग। इसका सही आंसर है सी, मनुष्य के क्रय विक्रय होता था विजयनगर साम्राज्य में जिसको बेसबग कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं, सातवाहनों की भाषा क्या थी? सातवाहन का जो लैंग्वेज क्या था, किस भाषा में सातवाहन को का वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स वगैरह होता था? तो ए ऑप्शन है प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है पाली, डी मगही। तो आप सोचिए 1-2 सेकंड के अंदर और बताइए कौन सा सातवाहनों की भाषा थी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? पराबैंगनी विकिरण है ना, जिसको बोलते हैं, बी है गामा विकिरण, सी है दृश्य विकिरण और डी है अवरक्त विकिरण। तो आप सोचिए और बताइए, है ना। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, गामा एंड विजिबल रेडिएशन, ये सब रेडिएशन है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती है? कपाल को इंग्लिश में क्रेनियम बोला जाता है। तो क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है? यहाँ पे 2 बार हड्डियां लिखा गई है। मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठा प्राकृतिक शुगर है? देखिए यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सब तो शुगर ही है लेकिन सबसे मीठा और प्राकृतिक शुगर है। ये दोनों बात जहाँ पे मिलेगा वही इसका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है फ्रुक्टोज, सी है लैक्टोज और डी है डी है सुक्रोज।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि वायरस बना होता है, जैसे हमारा जो अभी कोविड पेंडेमिक भी चल रहा है, तो इससे भी आपको इंटरेस्ट जगा होगा कि वायरस एक्चुअली में होता क्या है। तो वायरस जो होता है हमारा जो शरीर में, जैसे डीएनए बोलते हैं, हाँ, और आरएनए, राइबो न्यूक्लियाइक एसिड और डायराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, डीएनए और आरएनए से, डीएनए से बना हो या आरएनए से बना हो, और ये डीएनए आरएनए के बीच के ऊपर में कोटिंग होता है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। और कभी कभी उसके ऊपर में भी एक कोटिंग होता है जिसको बोलते हैं इन्वेलप। तो वायरस ऐसे बना होता है। तो वायरस आप देख लिए कि डीएनए या आरएनए का बनता है, और इन सबों के ऊपर एक कैप्सिड और फिर इन्वेलप नाम से दो अलग अलग कोटिंग होता है, और एक चीज़ होता है ये प्रोटीन। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख लिए होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब अगला सवाल लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित अफीम पैपेवर सैमनीफेरम पौधे के किस भाग के ड्राई लैटेक्स मिलता है। कभी कभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछ लिया था ना कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है। तो एक्चुअली में इसका नाम है पैपेवर सैमनीफेरम। पैपेवर सैमनीफेरम, यहाँ पे रूम लिखा है, पैपेवर सैमनीफेरम पौधे के ड्राई लैटेक्स से मिलता है ना। तो कौन सा पार्ट से मिलता है? तना से मिलता है, पत्ता से मिलता है, पोस्ता से मिलता है, तना के गांठ। तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग घर में भी थोड़ा बहुत ओकेजनली यूज करते हैं इसका, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पोस्ता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शीशा पर लिखने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं आप। और हम बीच बीच में आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शीशा पर लिखने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे कलाकार लोग लिखने के लिए या ओकेजनली कभी अलग अलग वजहों से शीशा पर लिखने की ज़रूरत पड़ता है। तो ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी है ग्रेफाइट, सी है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और डी है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड से शीशा पे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम कि वर्तमान लोकसभा सीटों का परिसीमन किस जनगणना पर आधारित है? सीटों का परिसीमन, तो जैसे ही परिसीमन की बात आता है तो आपको ध्यान होगा कि जो सीटों का परिसीमन का चर्चा है, ये डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। अब तक के 3 कमीशन का गठन हुआ है। हम जो राष्ट्रपति चुनाव का जो वीडियो हम अपलोड करें हैं उसमें डिटेल से सब बताया गया है इस संदर्भ में। तो अभी सीटों का जो परिसीमन है हमारा संविधान के 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारे देश का 84वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, उसके हिसाब से पहले बढ़ाया गया 2000 तक, 2000 ईस्वी तक का, कि जो सीटों का परिसीमन 2000 तक का चेंज नहीं होगा। अब इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया। 2026 तक सीटों का परिसीमन, माने 2026 तक लोकसभा का सीट अभी जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, अभी वो चेंज नहीं होगा। तो ये आधारित है 1971 के जनगणना के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इससे संबंधित जो संविधान संशोधन अधिनियम 84th, आप उसको भी याद रखिएगा कि 84th संविधान संशोधन अधिनियम, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार क्या कहा गया है?
कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, माने राज्य कोशिश करेगा, यहाँ पे छूट गया है, द स्टेट शैल मेक एंडीवर टू, राज्य यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। यही राज्य का ये दायित्व होगा। तो ये तीन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम चर्चा करें अपने वीडियो में अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, उसमें ये सारा बताया गया है कि स्टेट का कौन कौन सा जो 3 फिलॉसफी है, गांधीयन, सोशल, ऐसे करके, उसमें आप डिटेल से देख लेंगे। खैर यहाँ पे इन सवाल का जवाब चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप ध्यान करिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसमें जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 51 है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना, और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होगा, है ना, उसको मध्यस्थ के द्वारा निपटारा। जैसे मीडिएटर्स होते हैं ना, अभी कोर्ट कचहरी में सुनते होंगे कि मीडिएटर है, तो मीडिएटर के थ्रू निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल, प्रश्न संख्या 18, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में इसका प्रोविज़न दिया गया हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करेगा, कैसे करेगा। तो इसकी शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए केंद्रीय कैबिनेट, बी है संघ लोक सेवा आयोग, सी है संसद, और डी है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो ये आसान सवाल ही है, इसका सही आंसर है संसद। हमारा संसद है वही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जुडिशरी के एक बिल लेके बहुत विवाद आपने सुना होगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। बाद में फिर कुछ विवाद हुआ और उसके बाद उसमें पूर्ण विराम लग गया, सुप्रीम कोर्ट से केस हो गया, इस तरह का बहुत सारा विवाद हुआ था। तो वो भी एक अखिल भारतीय सेवा ही था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस करके गठन किया जा रहा था। तो इसका अधिकार संसद को है। अगला सवाल लेते हैं, पंचायत या नगर निगम का चुनाव। देखिए पंचायत का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? तो जैसे देखिए अभी बिहार में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, तो ये प्रश्न थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है इस मामले में। तो इसका चुनाव कौन करवाता है? आपको आंसर पता होगा तो इमीडिएट आंसर बताइए। जैसे भारत के चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, या दोनों मिलकर। देखिए दोनों मिलकर भी करवा सकता है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताइए। तो आप इसका सही आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग। जैसे जानते हैं कि पंचायती राज का गठन, पंचायती राज और नगर निगम, ये सब संविधान संशोधन अधिनियम 73वां 74वां से जोड़ा गया है, और 243 आर्टिकल 243 के जोड़ा गया है ना। 243 में ही सब प्रोविजंस है चुनाव का। तो इसका चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और परिषद, इसके चुनाव कराना। ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम है चुनाव कराना राज्यों में। हाँ, इसको फिर आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, किस राज्य को ब्रदर स्टेट कहा जाता है? अब देखिए आप तो 7 सिस्टर्स सुने होंगे। 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसको बोला जाता है 7 सिस्टर्स स्टेट। अब ये ब्रदर स्टेट क्या होता है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, सब का बाउंड्री एक दूसरे से ऐसे कंटिगुअस है ना। सब का बाउंड्री ऐसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल। लेकिन जो सिक्किम है हमारे देश में, देखते होंगे नक्शा में, बिल्कुल ऊपर है, ऊपर है, और उसमें एकदम लैंड लॉक्ड टाइप का है। एक तरफ से नीचे नेपाल है, फिर उसके ऊपर ऐसे चाइना है, फिर इधर में भूटान है, और नीचे हमारा ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना। तो मतलब इसलिए इसको ब्रदर स्टेट इसलिए कहा जाता है कि इन सब का बाउंड्री ये बिल्कुल दूर अकेले अलग है।
7 से अलग है, इसलिए इसको ब्रदर स्टेट कहा जाता है। तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। आप समझ ही गए होंगे कि बिल्कुल यहाँ डिफरेंट है इन सबों से। फिर अब थोड़ा 2-4 करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति कौन है? हीरो टू एनिमल्स, पहला ऑप्शन है मेनका गांधी, बी ऑप्शन है नवीन पटनायक, सी है कैलाश सत्यार्थी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि हीरो टू एनिमल्स एक ये संस्था है जिसको बोलते हैं पेटा, PETA। पेटा होता है पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो ये अवार्ड अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर आगे देखते हैं, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 के विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है, बी भारत है, सी इंग्लैंड है, डी ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके विजेता बांग्लादेश है और ये मैच साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें बांग्लादेश विजय हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 23। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, अब देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनको करीब करीब 11 पुरस्कार अलग अलग देश, अलग अलग संस्थानों के द्वारा दिया गया है। अभी किसी भी एग्जाम में कोई एक पुरस्कार उससे संबंधित देश का नाम पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसमें अलर्ट ये रहना होगा कि कौन पुरस्कार किस देश या कौन सा संस्था ने दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इसमें पहला ऑप्शन है बहरीन, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE भी बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, सी है मालदीव, डी है फिलिस्तीन। तो इसका सही आंसर होगा फिलिस्तीन। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया। 24वां प्रश्न देखते हैं। अल नागा 3 ये एक सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यास पता ही है कि हम लोग को देश और अन्य देशों के साथ, जैसे भारत ब्रिटेन, भारत फ्रांस, ऐसे सुने होंगे ना, मैत्री, गरुड़, ऐसे करके अलग अलग अभ्यास होते ही रहता है कि कोई एयरफोर्स का, कोई इसका नौसेना का, कोई थल सेना का। तो अल नगाह भी भारत और किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है मंगोलिया, बी फ्रांस, सी बांग्लादेश, डी ओमान। तो यहाँ सही आंसर होगा ओमान। देखिए यहाँ पे भारत और मंगोलिया के साथ भी एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसको नोमैडिक एलिफेंट बोलते हैं, और फ्रांस के साथ भी एक अभ्यास हुआ था, सेना अभ्यास, जो जिसका नाम था शक्ति 2019। और बांग्लादेश जैसे आएगा तो याद रखिएगा संप्रीति 9। संप्रीति, ये हम लोग का देश का बहुत प्रीति रखता है बांग्लादेश, है ना, बगल में है भी। तो संप्रीति, लेकिन अल नगाह हो गया हमारा ओमान से रिलेटेड। और आज का प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट सवाल आप देखिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारत का स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है 84, बी है 83, सी है 86, डी है 82। ये एक्चुअली में देखिए पासपोर्ट इंडेक्स जैसे ही नाम आया होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक संस्था है, वो ये बताता है ना कि ट्रेवल फ्रीडम किसके देश में कितना है। ट्रेवल फ्रीडम इन द सेंस कि किसे किस किस देश जाने का, आने का, फ्री में रहने घूमने का इजाज़त इससे मिलता है, उसी से संबंधित यह है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसके हिसाब से भारत का स्थान 84 है। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2। और आप वेट करिए, हम एक एक दिन बीच करके आपको हर एग्ज़ाम के लिए सेट हम डालते रहेंगे। आप तैयार रहिएगा, देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि आपको जैसे ही हम कोई नया सेट अपलोड करते हैं तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।